प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है वीवी बीबीसी चैनल। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे शमशेर बहादुर की कविता का सार, जिसका नाम है उषा। उषा कविता का सार करेंगे। ये जो कविता है प्रयोगवादी विशेषताएं ली हुई हैं। प्रयोगवादी वो युग होता है जिसमें नए नए प्रयोग कवियों ने किए थे। बिंब के आधार पे उसमें नए बिंब थे, नए प्रतीक थे, नए उपमान थे, वो कविता में आए थे। उसको बोलते हैं प्रयोगवादी कविता। प्रयोगवादी कविता 1943 से आरंभ हुई। कब से हुई? 1943। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के आई। नए उपमान कविता के उपकरण बने, नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमान। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होता बदलते हुए प्रकृति का सब चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते यह दृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। उजास माने उजाला। और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। अब हम करेंगे जीवन परिचय के बारे में। शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ, जो अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य सम्मान 1977 में साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान 1987 में इनको मिला था। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। इनकी जो कविता है उषा, उसमें जो है बिंब प्रधान कविता है। बिंब देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। अब हम करेंगे कविता की व्याख्या। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ये जो काव्यांश है इसकी व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ इसके ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौका का मतलब होता है जमीन पर बैठकर खाना बनाने का स्थान, यानी कि जहाँ बैठ के हम खाना बनाते हैं। पुराने समय में घरों में जब कच्चा आंगन होता था, उसी आंगन में जो है रसोई होती थी पहले, वहीं खाना बनाते थे और उसी में खाते थे कच्चे आंगन में। तो उसे बोलते हैं चौका। चौका लीपना, जब कोई काम होता था पवित्र काम, उसमें जो है चौका लीपा जाता था। उसमें गोबर राख और मिट्टी मिला करके लीपते थे। सिल, ये है सिलबट्टा, एक चट्टान का टुकड़ा होता है, पत्थर का टुकड़ा होता है काली सिल का, जो चटनी बनाने के मसाले पीसने के काम आता है, उसको बोलते हैं सिल। चपटा एक पत्थर होता है, चपटा पत्थर। खड़िया चाक एक प्रकार की लाल मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं खड़िया चाक।
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहता है कि प्रातःकालीन आकाश को जब मैंने देखा तो बड़ा मनमोहक लग रहा था। उसके अंदर नीलिमा थी और श्वेतिमा भी विद्यमान थी। इसको देख करके मुझे लगा जैसे शंख हो। सुबह सुबह का आसमान शंख के समान मुझे प्रतीत हो रहा था। कहने का आशय है कि जो विशेषताएं शंख में विद्यमान थी वही सारी विशेषताएं जो है कवि को आसमान में नजर आ रही थी। जैसे नीला रंग, नीला रंग शंख में होता है वैसा ही आसमान में था, और सफेद रंग होता है वैसा ही सफेद रंग जो है आसमान में था। इनके साथ साथ नमी होती है, शंख में नमी होती है, ठीक वैसी ही नमी जो है कवि को प्रातःकालीन आसमान में नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। सूर्योदय से पूर्व के आकाश का आकर्षक रूप जो है बड़ा ही मनमोहक था, दिल को छूने वाला था। कवि कहता है जब मैंने आसमान को, भोर माने होता सुबह, जब मैंने सुबह आसमान को देखा तो वह मुझे लगा राख से लिपा हुआ चौका हो। जैसे राख जो है पवित्रता, राख से लिपा चौका पवित्रता का प्रतीक है, वैसे ही सुबह सुबह आसमान भी पवित्र नजर आ रहा था। राख से लिपे चौके में जो विशेषताएं, वो सारी विशेषताएं आसमान में थी। जैसे राख में कालीमा होती है, हल्की हल्की नीलिमा भी होती है, लेकिन काला रंग जो है ज्यादा होता है राख में। ठीक वही कालीमा जो है आसमान में थी। मिट्टी की सुगंध भी जो है उसमें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अभी भी राख से चौका लीप दिया हो। राख से चौका लीप देने के कारण जो नमी उसमें विद्यमान थी, ठीक वही नमी, वैसे ही रंग, वैसा ही प्रभाव कवि को सुबह सुबह आसमान में नजर आ रहा था। नीले आकाश में सफेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगा जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप रखा हो जो भी गीला पड़ा है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता झलक रही थी। पवित्रता का प्रतीक है ये राख से लिपा हुआ चौका। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहता है कि जब मैंने आसमान को पुनः देखा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने काली सील पर लाल केसर रगड़ के उसे धो दिया हो। लाल जो केसर रगड़ा है और रगड़ने के बाद सील को धो देते हैं, और धोने के बाद जो लालिमा सील में रहती है वही लालिमा जो है कवि को सुबह आसमान में नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे लाल केसर से युक्त सील को धो दिया गया हो, अर्थात वह बहुत निर्मल हो लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही हो। अथवा ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है कि अब धीरे धीरे जो है आसमान का रंग गहरा लाल होने लगा है, क्योंकि जो काली स्लेट है और लाल खड़िया चाक है, यानी कि लाल रंग ज्यादा हो गया है और कालीमा कम होती जा रही है। कहने का आशय है कि कवि ने जब सुबह आसमान को देखा तो ऐसे लगा जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो, रगड़ दी हो। आसमान ऐसे लगा जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। स्लेट पर खड़िया चाक मलने का मतलब है आसमान में लाल रंग का और ज्यादा आ जाना, और ज्यादा बढ़ जाना। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम बताइए। तो हम बताएंगे कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है, कविता का नाम है उषा। प्रातःकालीन आकाश कैसा दिखाई दिया? तो बताएंगे नीले शंख जैसा। प्रातःकालीन आकाश जो है बहुत नीले शंख जैसा दिखाई दिया। कवि ने भोर के नभ की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो बताना है कवि ने भोर के नभ की अनेक विशेषताएं बताई हैं। वह राख से लिपे चौके के समान दिखाई देता है। काली सील पर जरा सा लाल केसर रगड़ देने के बाद धो दिया गया हो ऐसी नजर आती हैं। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल देने पर जो लालिमा आती है वैसा नजर आता है। तो ये उसके लिए जो है अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है कवि ने खड़िया चाक किसका लिए प्रयोग किया है? तो बताना है कवि ने लाल खड़िया चाक जो है प्रातःकालीन आसमान के लिए एक उपमेय के रूप में प्रयोग किया है। लाल खड़िया चाक का प्रयोग जो है तुलना करने के लिए किया है। आगे प्रश्न है
कवि प्रातःकालीन नभ की तुलना नीले शंख से क्यों करता है? नीले शंख से क्यों करता है? तो बताना है, भोर कालीन वातावरण न अधिक काला होता है, न अधिक उजाला होता है। न अधिक काला होता है, न अधिक उजला होता है, इसलिए कवि ने इसकी तुलना नीले शंख से की है, जिसका रंग बुझा बुझा सा होता है। भोर के नभ को राख से लिपा चौका क्यों कहा गया है? तो बताना है, भोरकालीन वातावरण सुरमई रंग का होता है, सुरमई रंग का होता है और राख से लिपे जाने पर भी आंगन का रंग गहरा सुरमई हो जाता है, इसलिए कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा चौका कहा है। चौके के गीले होने का प्रतिकार्य क्या है? प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी होती है तथा इसका रंग गहरा सुरमई होता है, इसलिए कवि ने इसकी तुलना चौके के साथ की है, जो कि बड़ा ही पवित्र माना गया है। अतः चौके के गीले होने का प्रतीकार्थ है प्रातःकालीन वातावरण में पवित्रता का होना। किसका होना? पवित्रता का होना। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश के आधार पर प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो बताना है, इस पद्यांश में प्रातःकालीन वातावरण बड़ा ही शांत एवं ओस की नमी के कारण कुछ कुछ गीला होता है, कुछ कुछ गीला होता है। उस समय आकाश की पूर्व दिशा में हल्की हल्की लालिमा होती है, जिसमें पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़े ही मनोहारी प्रतीत होते हैं। मनोहारी होता है सुंदर, मन को छूने वाले। धीरे धीरे सूर्य की लाल लाल किरणें संपूर्ण प्रकृति पर फैल जाती हैं और कुछ देर बाद यह लालिमा उजाले में परिवर्तित हो जाती है। उजाला होता है रोशनी। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रकार के दृश्य का चित्रण किया है? तो बताना है, इस पद्यांश में कवि ने भोर के अंधेरे वातावरण में सूर्योदय की हल्की लालिमा के मिश्रण का दृश्य अंकित किया है। हल्की लालिमा के मिश्रण का दृश्य अंकित किया है, हल्की हल्की लालिमा दिखाने का प्रयास किया है। काली सील स्लेट किस दृश्य को अंकित करते हैं? तो बताना है, काली सील भोर के आसमान, भोर के समय आकाश का रंग सुरमई काला होता है। इस समय का अंधकार काली सील या काली स्लेट जैसा होता है, इसलिए कवि ने काली सील अथवा काली स्लेट द्वारा भोरकालीन सुरमई अंधेरे का सुंदर चित्रण किया है। भोरकालीन जो सुरमई अंधेरा है उसका चित्रण किया है। लाल केसर तथा खड़िया चाक से किस चित्र को अंकित किया गया है? तो बताना है, लाल केसर तथा खड़िया चाक सूर्योदय की लालिमा को चित्रित करने में समर्थ हैं। सूर्योदय की लालिमा के लिए प्रयोग किया गया है लाल केसर और खड़िया चाक। सूर्योदय की लालिमा को अंकित करने के लिए किया गया है। ये दोनों उपमान सर्वथा मौलिक तथा जन रुचि के अनुकूल है, मौलिक तथा जन रुचि के अनुकूल हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। अगला काव्यांश है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है नील जल अर्थात नीले जल में। कवि ने कहा है नीला आकाश मानो जल हो, नीला आकाश मानो जल हो। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल में झिलमिलाते हुए गौरवर्ण से अपने गोरे रंग की आभा बिखरा रही हो, गौरवर्ण से गोरे रंग की आभा बिखरा रही हो, अर्थात उसमें उज्ज्वलता का समावेश हो, उज्ज्वलता का समावेश हो। सूर्य के प्रकट होने से उषा का जादू के समान टूटना या सौंदर्य का समाप्त होना जो है दिखाया गया है। कवि कहता है कि जो ये सारा दृश्य है, सारी जो सुंदरता है, ये जो है जैसे ही सूर्योदय होता है तो ये सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। कहने का आशय ये है कि कुछ पल पहले का जो दृश्य था, मनोहारी दृश्य, सूर्य के उदय होते ही ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य जो है नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य होता है तो ये नष्ट हो जाता है। एक बार सभी देखें, कवि कहता है कि प्रातः काल में
जब आकाश गहरा नीला होता है, फिर सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है, उस समय प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे दिखाई देता है मानो किसी सुंदर युवती की गोरी देह नीले रंग के पानी में झिलमिला रही हो। परंतु कुछ समय बाद आकाश में सूर्य उदित हो जाता है। कुछ समय बाद आकाश में सूर्य उदित हो जाता है। पता नहीं लग पाता कि उषा का क्षण क्षण बदलता हुआ सौंदर्य लुप्त हो जाता है, अर्थात क्षण भर में ही आकाश में सूर्य उदय हो जाता है और प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, जो ये सुंदरता है, वो नष्ट हो जाती है। यहाँ से प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1 है, नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने में कौन सा दृश्य चित्रित हुआ है? तो बताना है। नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने के माध्यम से कवि नीले आकाश में सूर्य की कांति के झिलमिलाने का दृश्य अंकित करता है। प्रातःकाल के समय आकाश नीला होता है तथा सूर्य की पहली किरणें झिलमिलाकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। झिलमिलाकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। नीले जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य का अंकन करना चाहता है? तो बताना है। नीले जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले आकाश की निर्मलता और स्वच्छता को अंकित करना चाहता है। नीले आकाश की निर्मलता और स्वच्छता को अंकित करना चाहता है। गौरी देह की झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? तो बताना है। प्रातःकाल में सूर्य की लालिमा धीरे धीरे श्वेत होने लगती है। उस समय के वातावरण में कुछ नमी तथा कुछ चमक होती है, इसलिए इसके लिए कवि ने नीले जल में स्नान करने वाली गौरी देह का वर्णन किया है, जो कि सर्वथा उचित एवं प्रभावशाली बन पड़ा है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने से क्या अभिप्राय है? उषा के जादू के टूटने से अभिप्राय है प्रातःकालीन प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य का कम होना। अद्वितीय सौंदर्य का कम होना। उस समय प्रकृति क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहती है। भोर के समय आकाश नीला तथा काला होता है, फिर पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छा जाती है, जिससे प्रकृति में नीलिमा व लालिमा का मिश्रण हो जाता है और अंततः सूर्योदय के बाद संपूर्ण आकाश में श्वेत लालिमा फैल जाती है। श्वेत लालिमा फैल जाती है। आगे प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो बताना है, जब सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तभी जो है उषा का जादू टूट जाता है। कवि के अनुसार भोर का नभ कैसा प्रतीत होता है? तो बताना है। कवि के अनुसार भोर का नभ ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल में किसी सुंदर नायिका का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सुंदर नायिका का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह के तुलना किससे की है? तो बताना है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना आकाश के चमकते सूर्य से की है। आकाश में चमकते सूर्य से की है। आकाश में चमकते सूर्य से इसकी तुलना की है। काव्य सौंदर्य बताइए। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य बताना है। तो इसमें पहली लाइन आएगी, उषाकालीन आकाश का मन मोहक सब चित्र प्रस्तुत किया गया है। चाक्षुक बिंब का प्रयोग है। अभिधा सब शक्ति है। माधुर्य गुण है। अनुप्रास उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो पहला हमने किया था काव्यांश प्रातः नभ था बहुत नीला, इसका भी जो है काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य क्या होगा? प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा चौका, यहाँ तक स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दियो किसी ने। इसका काव्य सौंदर्य देखें। इसमें कवि ने उषा काल का बड़ा सूक्ष्म चित्र अंकित किया है। सूर्योदय से पूर्व का दृश्य भले ही क्षणिक होता है, पर अपने आकर्षण से दर्शक की दृष्टि को बांध लेता है। ये एक प्रयोगवादी कविता का शिल्प दृष्टव्य है। अभिधात्मक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, पदमैत्री, स्वरमैत्री अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली की योजना है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता उषा।
इसकी व्याख्या और इसके प्रश्न सभी पक्के याद कर लें जब तक अगली कविताएं प्रश्न ना आ जाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।